नई हवाओं को शोहरत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। राहत इंदौरी के इस शेर के साथ स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भरतपुर के 2 युवकों की हरियाणा में जलाकर हत्या कई गंभीर सवाल खड़े करती है। आज इन्हीं सवालों में मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने एक सवाल और जोड़ दिया। सवाल मौजूद है या नहीं है, इसमें न भी जाए तो भी सियासत तो फिर एक बार संदेह के घेरे में आ गई। जब हर दल में दागी हो तब ऐसे बयान वोट बैंक की जमीन सींचने के लिए हैं या बस यूं ही वार करने के लिए हवा में चलाया गया एक तीर। आज चर्चा इसी पर। सबसे पहले जान ले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, माननीय ने जो आरोप लगाए हैं आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। सवाल नंबर 2, कि क्या यह सियासत है, आरोपों के कंधे से वोट बैंक पर किसी तरह का निशाना साधने की कोशिश है। और साथ ही सवाल नंबर 3, कि जिन क्रिमिनल्स की वो बात कर रहे हैं आखिर खुलेआम ऐसे क्रिमिनल्स घूम क्यों रहे हैं, इसका जवाब भी माननीय को हालांकि अपने बयान के साथ ही दे देना चाहिए था। बहरहाल खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मकसद था। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस नेता हैं, मुकेश पारीक जी बीजेपी नेता हैं, महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अमितोष पारीक जी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। राजेंद्र आर्य जी, देखिए जो मंत्री जी कह रहे उसके हिसाब से मैं अमितोष पारीक जी का परिचय आपसे करवाता हूं। वो कभी उस दल में थे, वो राजस्थान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं और अभी वीएचपी में हैं। यही कहना चाह रहे हैं वो मंत्री जी? स्वप्निल जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये देखिए, मेरी बात सुनिए। गोविंद राम जी मेघवाल जो कांग्रेस के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो पहले भाजपा में विधायक रह चुके हैं और संसदीय सचिव थे। तो उनको भाजपा की रीति नीति का पूरी तरीके से पता है और उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो अपने तजुर्बे से ही दिया है। और यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 2014 में जब नांदेड़ में प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में बोला था कि राजनीति से अपराधीकरण को मुक्त करना है, तो उसके बाद में आप देखिए 2019 के अंदर करीबन 539 में से 233 सांसद जीतकर, दागी सांसद जीतकर आए। तो राजनीति का अपराधीकरण बड़ा है मोदी जी के आने के बाद में। नहीं, लोगों ने रोका भी है। आपको एक लोगों ने रोका भी है। त्रिपुरा में आपके 54% जो उम्मीदवार थे वो दागी हैं। रोक दिया ना आपको लोगों ने। अब सुनिए मेरी बात। हाँ। मोदी जी का एक 7 अगस्त 2017 का एक वीडियो है, मैं यहां पे आपकी इजाजत से प्ले करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं कुछ लोग, लेकिन दिन में सर इस सेटिंग में आवाज उतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप मजमून बता देना। मैं बता चाहते हैं उसका मजमून आप बता दीजिए। मैं बता देता हूं। सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। ठीक है, तो राजेंद्र आर्य जी मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, जिन क्रिमिनल्स की वो बात कर रहे हैं उन्हें पकड़ के आपने जेल में क्यों नहीं डाला था? सुनिए ना, यही तो अब देखिए बात यहीं से शुरू हुई और यहीं पे स्थापित होगी। अब प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त करीबन 7 अगस्त 2017 का ये वीडियो है, और अगर पूरा तसल्ली से सुन लेते और मेरे ख्याल से मंत्री गोविंद राम जी के बयान के मतलब बाइट के साथ में ये बयान भी चलता तो मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो जाती। अब उन्होंने गौरक्षक तथा कथित जो गौरक्षक का चोला पहनकर निकलते हैं, रात में वो मतलब अपराध करते हैं और दिन में वो गोरक्षा का चोला पहन लेते हैं। ठीक है, अब गोरक्षा का चोला किसने पहन रखा है इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बात बताइए, आपने खुद बताया गोविंद मेघवाल का बैकग्राउंड क्या है, आपने खुद बताया मंत्री जी का बैकग्राउंड क्या है, उनको पता है वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके कहने का मकसद कांग्रेस के अंदर है, उनके कहने का मकसद वो क्लियरली बोल ही नहीं पाए। नहीं वो क्लियर बोल गए ना। कैसे बोला? कहा कि उन्होंने अरे भाई उन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं उनको बजरंग दल में डाल देते हैं। कैसे डालते हैं? उन अपराधियों को तो आपको जेल में डालना था, कोई और उनको उठा के बजरंग दल में डाल रहा है। नहीं हाँ यही तो देखिए, जब से इस देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है
तो हर अपराधी बचने के लिए भाजपा की तरफ तो ये वोट बैंक की और वहां नजर से एक तरह का बयान हुआ के बाद में वो एकदम दूध का तो खुलावा हो इस पे जाता है। ये करेंगे ना अमितोष पारीक जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, पहले आपको मौका देना चाहता हूं। जी। क्या क्या आपको लगता है क्या बोला है मंत्री मेघवाल ने एग्जैक्टली आप लोगों के लिए? जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मौका दिया इस बात को रखने का, क्योंकि जो कांग्रेस से प्रतिनिधित्व यहां आते हैं उनका ये काम हो चुका है कि लगातार निरंतर रूप से जो भी हिंदू की बात करे, हिंदुत्व की बात करे या कोई भी ऐसा काम करे जो भारत को ऊपर लेके जाने का काम करता है, उस संगठन को उनको कलंक लगाने का इनका एक काम बन चुका है। और मुझे लगता है कांग्रेस की नीति हो चुकी है कि क्योंकि यही नहीं बल्कि राहुल गांधी के आप स्टेटमेंट सुनेंगे, इनके कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं कर्नाटक के, लेकिन बजरंग दल कई जगहों पर सवालों के घेरे में तो है, ये तो आप मानेंगे? नहीं, बिल्कुल आप ये बात देखें, आप ये बात जानिए कि जिस विषय पे हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो, उस विषय पे अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। लेकिन इन्हीं ने, मेघवाल जी ने पुरानी पूर्व डिबेट के अंदर में ये बात नहीं बताई थी कि ये मानते नहीं मानते कि वो गौ तस्कर थे या नहीं, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जहां तक कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुआ ढंग से, जहां पे एजेंसी ने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं करा है, जहां पे किसी तरह से, और आपको पता है मोनू मानेसर और इनके तो सीसीटीवी फुटेज भी आ चुके थे जो उस समय मौके पे मौजूद नहीं थे, इस तरह से एक तथाकथित एफआईआर करवा के, एक पॉलिटिकलाइज प्रेशर करके, एक पूरे तरह से उस संगठन के लिए जो हिंदुत्ववादी के लिए काम करता है, हिंदुत्व के लिए काम करता है और भारत माता के लिए काम करता है, आपको ऐसा नहीं लगता अमितोष, मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर किसी पर आरोप लगे और वो छाती चौड़ी कर आ जाता कि लो मैं आ गया हूं, अब साबित करके दिखाओ? नहीं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या अपराधी जो उस समय मौजूद ही नहीं है, जिसको ये अपराधी तथाकथित अपराधी कह रहे हैं, तो वो अपने पक्ष रखेगा? और वो बिल्कुल रखेगा, क्योंकि जिस तरह से उसने बताया कि सीसीटीवी फुटेज वहां पे आ रहा है कि अच्छा, दूसरा ये बात है ना कि सिर्फ इसी केस में नहीं और भी कई जगहों पर बजरंग दल के नाम जुड़े, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जुड़े। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात पे आ रहे हैं। मैं उसी बात पे आना चाहता था सर, कि जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को निरंतर रूप से एक टारगेट किया जाता है और बिना किसी हस्तक्षेप करे हुए उनके ऊपर एक कलंक लगा दिया जाता है। मैं आपको वो एग्जांपल देता हूं, नोएडा के अंदर में केस हुआ नितेश का, जिसके अंदर में पुलिस ने आके बोल दिया था कि कोई कम्युनल वायलेंस नहीं, जिसको मारने वाले 2 जने थे जो कि अब्बास और उजुफी। आपको जोधपुर का एक केस पता होगा जिसके अंदर एक लड़के को बेल्ट से मारा जा रहा था, बाद में उसी के परिवारजनक आके बोलते हैं कि वो बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं थे, जो तथाकथित उनको बजरंग दल का बताते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता के ये नाम लेके और फोटो लेके किसी और जगह दिखाते हैं, तो ये तो कांग्रेस की पद्धति रही है। ठीक है, लेकिन मुकेश पारीक जी, अब आपका नाम तो नहीं लिया, लेकिन दादा बयान में समझ में तो आ गया कि निशाने पर तो आप ही थे, आप भी समझ ही गए होंगे कि वो आया तो आप ही की साइड है तीर। देखिए, एक तो मुझे आपके कोई तकनीकी कारण से मुझे राजेंद्र जी और हमारे बजरंग दल के प्रतिनिधि दोनों की आवाज उन्होंने क्या बोला ये सुनाई नहीं दिया है। अच्छा, लेकिन फिर भी आप जो मुझसे पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। सबके पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को आज होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और प्रदेश में भाईचारा और सौहार्द बना रहे उसकी कामना करता हूं। साथ ही साथ जिस प्रकार से सरकार के मंत्री ने अपनी असफलता और अकर्मण्यता छुपाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया है, जो बिल्कुल ही निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, लेकिन ये सरकार पिछले 4 सालों से अधिक समय में अपने आंतरिक अंतर्कलह के कारण और ये सरकार नाकामयाब रही है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन यह सब में बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और कांग्रेस के मंत्री हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, बड़ा आश्चर्य होता है कि हम हर घटना को, जो इस प्रकार की घटना होती है, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटनाओं के बिल्कुल पक्ष में नहीं होती है, वो निंदनीय है, उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य जब होता है, भारतीय जनता पार्टी इस घटना को लेकर प्रदर्शन भी नहीं कर रही है, विहिप कर रही है, बजरंग दल कर रही है, भाजपा कहां कर रही है? नहीं, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस जिस प्रकार से हर अपराध को अलग अलग दृष्टिकोण रखती है। जब हम बात करते हैं उदयपुर की घटना की, करौली की घटना की, जोधपुर की घटना की और जयपुर की घटना की, जब कांग्रेस को कोई अपराधी नजर नहीं आता है, कांग्रेस को कोई असामाजिक तत्व नजर नहीं आता, कांग्रेस के सारे नेता और मंत्री मौन धारण कर लेते हैं। पारीक जी, लेकिन जब एक बात बताइए, आपने करौली की घटना पर किया, आपने उदयपुर की घटना पर किया, आपने जोधपुर की घटना पर प्रदर्शन किया, भरतपुर की घटना पर मैं भाजपा का बड़ा प्रदर्शन तो कहीं नहीं देख रहा हूं। आप अब मुझे कंप्लीट करने देंगे तो मैं बताऊंगा ना आपको। तो जिस प्रकार की कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की जो कांग्रेस की नीति है और वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए जिस प्रकार की बयान देती है, ये बिल्कुल निंदनीय है। बजरंग दल
एक ऐसे कोई भी हिंदू संगठन हो, कांग्रेस को उससे हमेशा परहेज रहा है। कांग्रेस हमेशा उसका क्रिटिसिज्म करती है। ठीक है। बजरंग दल में राष्ट्रभक्त लोग हैं जो समय समय पर चाहे किसी अब भी मुकेश प्रकार पारीक की जी एक सवाल और ले लें, क्या त्रासदियों सेवा करते हैं। ठीक, मुकेश पारीक जी एक सवाल और ले लें क्योंकि ये सवाल भी उतना ही जरूरी है। मंत्री मेघवाल एक सवाल उछालते जरूर हैं, लेकिन एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। हरियाणा में तो डबल इंजन की सरकार हो गई ना सर, एक तरह से वहां से अपराधी आए, अपराध करके चले गए, फिर वहां पर रैलियां भी निकल रही हैं या जो भी हो रहा है। अब वो बजरंग दल से है या नहीं है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर किसका खराब निकला? देखिए, जब किसी प्रदेश में अपराध होता है और उस प्रदेश की पुलिस स्वतंत्र होती है, उस दूसरे स्टेट में जाके उन अपराधियों को पकड़ने के लिए उसको उनकी मदद स्टेट में लेती है और वो उनको पकड़ के लाती है। इस सरकार ने क्या किया, मैं ये पूछना चाहता हूं। और सरकार जिस प्रकार की बयान है वहां पर, और वो ये कह रहे हैं कि वहां की पुलिस मदद नहीं कर रही। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हरियाणा में डबल इंजन सरकार के जरिए कानून व्यवस्था मजबूत होने के दावे हवा नहीं हो गए? नहीं, बिल्कुल हवा नहीं। आज आपकी राजस्थान की जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आप देख सकते हैं, हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। हम बलात्कार में नंबर 1 पर है, हम अपराध पर नंबर 1 पर है। ये जो लूटजनी, आगजनी। ठीक है महेश शर्मा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। महेश शर्मा जी, मेरा सवाल देखिए बेहद सिंपल सा रखूंगा। जो मेरा डिबेट का दूसरा सवाल था, क्या आरोपों के कंधों पर वोट बैंक के लिए बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की बयानबाजियां राजनेता आपस में एक दूसरे पर लगाते हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका इरादा यही होता है कि वोट बैंक को सुरक्षित करें या उन्हें पाने की कोशिश करें। सवाल यह है कि ऐसा कौन सा दल है जिसमें आपराधिक, ऐसा कौन सा दल है जिसके जो कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो हर दल में हैं, उन पर मुकदमे नहीं चल रहे हों, उन पे कई केसेस चल रहे हैं। तो ये जब तक राजनीति का में अपराधीकरण या अपराधियों को जब तक मतलब टिकट देना और उनको मतलब क्या कहता है एक हीरो के रूप में प्रस्तुत करना जारी नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। तो इसलिए जो राजनीति में सुचिता अपराधीकरण से मुक्ति की बातें हो रही है, वो सब चीजें व्यवहारिक रूप से अगर हो तो ये सब चीजें नहीं आती। ये बात लेकिन क्या ये बयान समाज में वैमनस्यता नहीं फैलाएंगे? ये बयान अपने ये बयान जो इस तरह के बयान होते हैं ना, ये मैं ये सोच रहा हूँ कि एक जनरल टाइप के जो बयान होते हैं ना कि हाँ बस बढ़ दिया, खत्म किया और ये अपने जो जिम्मेदारी है उससे चल गए। तो ये ऐसे तरह से आरोप लगा करके अपने को बेदाग बताने की जो चेष्टा है, ये राजनीति में नहीं होनी चाहिए। बल्कि एक बात बताइए कि जैसे अभी ये कोई सज्जन जो अभी दिखा रहे थे मोदी जी के कि साहब ये गोरक्षक वाला जो मामला था, उसमें गोरक्षक का उन्होंने बताया कि सही है, उनको जो अनुभव में था उन्होंने बताया। तो उसके बाद में जो 2018 से आज 2023 हो रहा है, तो ऐसे उनको पता लगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर राजस्थान की बात करें तो ये सारी जो चीजें हैं कि कथनी और करनी, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में इस रूप में नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली। और इसीलिए राजेंद्र आर्य जी, देखिए गंभीरता से मेरी बात का जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, हरियाणा से कुछ लोग हमारे प्रदेश में घुसे, हमारे प्रदेश के 2 नौजवानों को उठाकर ले गए और जलाकर मार डाला। क्या ये हमारी कानून व्यवस्था का फेलियर नहीं है? सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2 ये कि मोस्ट वांटेड लोग, अरे भाई राजनीतिक दल में ही रह सकते हैं, कौन नहीं रखता जिनके ऊपर केसेस नहीं है? रखते हैं ना लोग। आपकी पार्टी में भी दागी हैं, भाजपा में भी हैं। स्वप्निल जी, ठीक है स्वप्निल जी, आपके दोनों सवाल आगे। पहला सवाल तो ये कि भाई मतलब हरियाणा से अपराधी आकर राजस्थान में अपराध कारित करते हैं। तो ये मैं बता दूं कि जो सीमावर्ती इलाका है, वहां पे रात के अंधेरे में उन युवकों का अपहरण किया जाता है। और हरियाणा में चूंकि पूरी तरीके से जो वहां की सरकार है या वहां की पुलिस है, उनको अपराधियों को संरक्षण देती है। आप लगातार देख रहे हैं हमारी पुलिस को दिखना बंद हो जाता है क्या? मेरा तो हमारे प्रदेश की हुआ ना। राजेंद्र आर्य जी कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अपराधियों का अपहरण हुआ, वहां पे उनको जलाया गया। पारी जी दोनों रुके ना, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दें। सभाएं हो रही है। देखिए स्वप्निल जी, इस तरीके से डिबेट नहीं, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ बोले राजेंद्र आर्य जी। मैं ये कह रहा हूं कि उनके पक्ष में वहां पे पंचायतें हो रही है, मोर्चे निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यही तो कहा था कि मैं राज्य सरकारों से कहूंगा कि ऐसे अपराधियों
की डोजियर तैयार करें। तो आपने की क्या? सरकार आपने की, आपने तो बयान दे दिया ना आज मंत्री जी के थ्रू, आपने डोजियर तैयार की। राजस्थान के अंदर मॉब लिंचिंग का और इसके खिलाफ कानून बना हुआ है, तभी तो उन लोगों का अपहरण करके हरियाणा ले जाके जलाया गया। अरे भैया, तो यहाँ आकर ले गए ना, ये तो हमारी कानून व्यवस्था पर बदनुमा दाग लगना हुआ ना राजेंद्र आर्य जी। नहीं, कैसे नहीं? रात के अंधेरे में अगर अपराध होगा, प्रधानमंत्री ने खुद माना कि अच्छा ठीक है, सवाल का दूसरा हिस्सा बताइए। एक बात बताइए, किसी को भी मोस्ट वांटेड अपराधियों को बजरंग दल में डालने की क्या जरूरत है, जबकि वो खादी पहनकर दल में ही रह सकते हैं? तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना कि राजनीति के ध्रुवीकरण के लिए ये मुद्दे पैदा किए जाते हैं भाजपा के द्वारा, और ये जो अनुसूचित, अरे भाई, बयान मेघवाल जी दे रहे हैं। नहीं, बयान मेघवाल जी दे रहे हैं कि राजनीति में पार्टी को देखिए। अरे भाई राजेंद्र आर्य जी, बयान मेघवाल जी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घी वहां से डाला जा रहा है। नहीं, हरियाणा सरकार उन अपराधियों को संरक्षण दे रही है। सोशल मीडिया पे उनके वीडियो पड़े हुए हैं, आम गोलियां चला रहे वो गाड़ियों के ऊपर। आप देखिए ना, हरियाणा में उन अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है, इस बात का आपको पता है पूरी तरीके से। मैं अमितोष जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जी स्वप्निल जी, बजरंग दल की स्थापना ही इस वजह से हुई थी कि वो किसी की रक्षा कर पाए। करेक्ट है ना? मैं बिल्कुल 80 के दशक में, ठीक है, बिल्कुल। रक्षा करने के लिए इंसान को एग्रेसिव होना पड़ता है, और आप लोगों के कार्यकर्ताओं का एग्रेशन हर कभी न्यूज में तो आ ही जाता है। तो अगर कोई आप पे शक कर ले जाए तो इसमें गलत क्या कर रहा है? शक ही तो कर रहा है। स्वप्निल जी, अगर मैं अपनी बात रखता हूं, निवेदन यह है कि शक करना और स्टेटमेंट देना और कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना, मैं और विनम्रता पूर्वक बोलूं तो दोनों में जमीन रात का अंतर है। जिस तरह से मेरे यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट, सम्मानित पैनलिस्ट ने बात कही कि रात के अंधेरे में इनको इतनी जानकारी है कि राजस्थान में रात के अंधेरे में इतना अपराध बन जाता है, तो आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन। एक मिनट, आप बोले मैं नहीं बोला, आप बोले मैं नहीं बोला, आप बोले मैं नहीं बोला। रात के अंधेरे वाले पोर्शन पर तो मैंने सवाल पूछ लिया ना अमितोष, कि ये तथाकथित गौरक्षक रात के अंधेरे में अपराध करते हैं। 70 से 80 ठीक है, नहीं, राजेंद्र आर्य जी आपकी बात आ गई ना। अब अमितोष बोल रहे हैं, उनको बोल लेने दें। अमितोष, मेरा सवाल आप समझे नहीं। अमितोष, आप मेरा सवाल समझे नहीं। अब मैं आपको बताता हूं अमितोष, देखिए मेरे सवाल को मैं एक्सप्लेन करता हूं, आपके एग्रेशन कैसे चर्चाओं में आते हैं। जी, मैं समझ गया आपने जो बात कही, मैं समझ गया। मैं उसका विनम्रता पूर्वक जवाब देने का प्रयास करना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि जिस तरह से लगातार राजस्थान के अंदर में और देश के अन्य जहां पर कांग्रेस प्रशासित राज्य रहे हैं, या जहां कांग्रेस अपना स्टे रखती है, वहां पे निरंतर रूप से संगठन के ऊपर में कलंक डालना, कीचड़ उछालना कांग्रेस की एक पद्धति बन चुकी है। मैं आ रहा हूं स्वप्निल जी, इस तरह से। राजेंद्र आर्य जी प्लीज चलने दे, समय कम बचा है मेरे पास, ऐसे फिर किसी की भी बात आ नहीं पाएगी। लेकिन मुकेश पारीक जी, अब मैं चाहता हूं आप भी इंटरफियर करें। मुकेश पारीक जी, मुझे एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री मोदी स्पीचेस में इस तरह के इशू को उठाते हैं, तो अन्य घोषणाओं की तरह इस पे भाजपा क्यों कमर कस के मैदान पे नहीं उतर जाती कि हाँ ये इशू उन्होंने उठाया था कि हम इसको खत्म करवाएंगे? वो इशू क्यों बना हुआ है? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की नीति जिम्मेवारी है कि राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहे, इसको सरकार करती है। नहीं, लेकिन हम और मुझे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर से झुलसे में सर, जब सरकार के प्रतिनिधि यहाँ जब बैठे हुए हैं और इस प्रकार की वो बात कहें कि यार रात के अंधेरे में अपराधी उठा के ले जाते हैं, तो राजस्थान में रात के अंधेरे में नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिन में भी सरेआम आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोड पर निकल नहीं सकती है। यहाँ पर आप आम इंसान की तो छोड़िए, यहाँ पर पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। अच्छा। हत्याएं यहाँ पर आम बात हो गई है। रोजाना राजस्थान की राजधानी में फायर की घटनाएं होती है। तो आज राजस्थान कहां से कहां आपने पहुंचा दिया इन 4 सालों में, जो राजस्थान एक क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो मेघवाल जी कह रहे हैं कि बजरंग दल में कुछ अपराधियों ने भी अपनी मेंबरशिप ले ली है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। कोई अपराधी को, कोई संगठन किसी अपराधी को मेंबरशिप नहीं देता है। कोई संगठन ये नहीं कहता देता है सर। दागियों का तो इतिहास रहा है टिकट लेने का। स्वप्निल जी, मेघवाल जी वो बात कर रहे हैं जिनकी पार्टी के अंदर 887 केसेस वाले एमपी बैठे हुए हैं, 204 केसेस क्रिमिनल केसेस लगे वाले एमपी बैठे हुए हैं, 57% इनके कांग्रेस के अंदर में जो लीडर है उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, बिजनेस इनसाइडर की आप ठीक है। चलिए महेश शर्मा जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। महेश शर्मा जी, ओवरऑल इस इशू को हम देखते हैं,
इसका एक क्लोजर तो उस दिन हो जाना चाहिए था जब सीएम अशोक गहलोत वहां पर गए थे, लेकिन इसका असली क्लोजर तो इंसाफ के साथ ही हो सकता था। और ये बयान इंसाफ के रास्ते से भटकाने वाले हैं, इंसाफ के रास्ते पर चलवाने वाले नहीं। देखिए मैं इस बात को नहीं कहूंगा, मैं इस बात को ये कहूंगा कि जो घटना हुई है उससे अपने बचाव के लिए जो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। राजनेताओं को अपनी जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए और जो भी कुछ है वो सही मतलब क्या कहते हैं तथ्य जनता के सामने पेश करने चाहिए। लेकिन इसमें जो भी आप वो कह रहे हैं उसमें मतलब ये है कि वो निस्वार्थ होना चाहिए। कहीं आपकी राजनीतिक उसमें इच्छा शक्ति तो नहीं जुड़ी हुई है, ये इच्छा को मतलब क्या कहते हैं ना प्रकट करने के लिए दूसरों को बदनाम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट।